friends, welcome to Reno's Englishpedia. My name is Mrs. Renu Bansal and I have been teaching English to the higher classes from the last 17 years. Today we are going to do the competency-based questions from the chapter The Third Level written by Jack Finney. बेटा जी मैं हमेशा कहती हूँ कि कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चंस करने के लिए आपको थीम अच्छे से पता होना चाहिए। जो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस होते हैं वो थीम के ऊपर ही बेस्ड जाते हैं। अगर आप थीम को फॉलो करोगे, थीम के हिसाब से आंसर लिखोगे तो चांसेस हैं कि आपको बहुत अच्छा स्कोर एग्जाम्स में आ सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें थोड़ा सा इसके की पॉइंट्स पता हो। अगर आप डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे रिलेटेड 2 वीडियोस के लिंक डाल दूंगी। The first video will be a detailed account of the chapter and the second video is a critical analysis of the chapter. तो now what is the story about? ये story है एक character चार्ली की जो थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुंच जाता है। अब सरप्राइजिंग ये है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सिर्फ 2 लेवल्स हैं, तो पूरा स्टोरी जो है वो इसी पॉइंट पे रिवॉल्व कर रहा है कि चार्ली थर्ड लेवल पे कैसे पहुंचा। अब चार्ली कौन है? चार्ली इज अ 31-year-old मैन। ही इज वेरी फैंसीली ड्रेस्ड। अगर आप राइट हैंड साइड के बॉटम पे देखोगे तो चार्ली को रिप्रेजेंट करते हुए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। चार्ली का जो सी है वो उसको कंफ्यूज स्टेट उसका डिनोट करता है। He is highly imaginative. He awaits wish fulfillment. He is the representative of a modern man who's trying to escape from the insecurities of the present day life. He is a loving and caring husband. He's an escapist. And again, he's a young man of 31. इसकी वाइफ का नाम है लुइजा। शी ग्रेटली लव्स चार्ले और वो सैम उसके लिए थोड़ा सा सैम इज द साइकेट्रिस्ट। सैम कहता है कि चार्ली खुश नहीं है और उससे उसको हर्ट होता है कि क्या चार्ली मेरे साथ रह के खुश नहीं है। शी इज अ लिटिल अनॉयड एंड शी चैलेंजेस सैम रिगार्डिंग दिस। उसका जो पर्सनल उसको वो सैम के रिमार्क को she takes it as a personal affront and feels very mad at Sam, and basically she's a simple minded lady. अब सैम कौन है? सैम is Charlie's friend and he is also a competent psychiatrist और वो एक्चुअली में चार्ली को बड़े सही तरीके से डायग्नोज करता है कि चार्ली एक्चुअल में थर्ड लेवल नहीं पहुंचा था। ही वॉज ट्राइंग टू एस्केप द इनसिक्योरिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और फ्रैंक है। So let us quickly have a look at the main points of the chapter. Charlie, who is the main character in the story, one day he was working late at the office and in the evening he was keen, eager. उसको जल्दी थी अपने घर पहुंचने की, अपने वाइफ से मिलने की। तो वो जल्दी से he decides not to take a bus and take a train from the Grand Central Station. तो वहां पे जब वो हड़बड़ाहट में जा रहा होता है, somehow or the other he loses his way and finds himself at the third level of the Grand Central Station. वहां पे उसको पूरा सिनेरियो डिफरेंट लगता है। उसको ऐसा महसूस होता है as if he has gone back to the past century. जो लोगों का ड्रेस था वो 19th सेंचुरी को रिजेंबल कर रहा था। जो टिकट विंडोज थे वो वुडन थे, बहुत फ्यू टिकट विंडोज थे। वहां पे इलेक्ट्रिक इंजन की जगह स्टीम इंजन थी। ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थे। तो उसको ही हैज हर्ड अबाउट गेल्सबर्ग इलियनॉइस विच वॉज वेरी आइडलिक। ये पीरियड है बिफोर द फर्स्ट एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब इंसान अभी मुश्किलों में आया नहीं था। लाइफ वॉज वेरी आइडलिक। सो ही इज ईगर टू गो टू गेल्सबर्ग इन द ईयर 1894। तो वो क्विकली अपने टिकट विंडो के पास जाकर बोलता है कि मुझे 2 टिकट दे दो गेल्सबर्ग की। जब वो पैसे देता है तो पैसे तो 20th सेंचुरी के हिसाब से होते हैं, तो टिकट विंडो उसको वहां से धमकी देकर भगा देता है। अब ये बात जब उसने अपनी वाइफ को बताई तो वो परेशान होकर उसको सैम के पास लेके जाते हैं।
सैम बोलता है कि चार्ली का ये वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। इसका मतलब है कि जो प्रेजेंट टाइम चार्ली जिस टाइम पे रह रहा था उसमें दोनों वर्ल्ड वॉर्स हो चुके थे एंड पीपल वर इन अ स्टेट ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस एंड टेंशन। लाइफ इन द मॉडर्न वर्ल्ड इज नॉट इजी, राइट? इट्स अ रैट रेस। तो सैम ने बताया कि ये जो हैल्यूसिनेशन है ये इट्स एन एस्केपिज्म। वो इस वर्ल्ड से एस्केप करना चाहता है, इसलिए उसने हैल्यूसिनेट किया that he has reached the third level at the Grand Central Station. फिर उसने कोरिलेट किया कि चार्ली की हॉबी स्टैम्प कलेक्टिंग है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एस्केपिज्म। तो इस बात को काउंटर आर्ग्यू करने के लिए चार्ली बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज मेरे ग्रैंडफादर भी एक फिलाटेलिस्ट थे। फिलाटेलिस्ट मीन्स अ पर्सन हु कलेक्ट स्टैम्प, और वो जिस एरा में रह रहे थे उनको उससे एस्केप करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बट एनीवेज इसका कोई वो तो नहीं निकलता है नतीजा। बट लुइजा जो है वो चार्ली को समझाती है कि मतलब ना तुम ज़्यादा मत उस लेवल को ढूंढो। बट चार्ली इज ऑब्सेस्ड विद द थर्ड लेवल, वो बार बार वहाँ जाता है एंड ही इज अनेबल टू फाइंड इट। फिर उसको भी लगता है कि शायद आई एम बिकमिंग ऑब्सेस्ड, और वो उसको ढूंढना बंद कर देता है। नाउ अब ये बातें होने के बाद वो एक दिन अपनी स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा होता है एंड ही कम्स अक्रॉस अ फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर का मतलब होता है अ ब्लैंक एनवेलप, जिसके ऊपर अंदर कोई लेटर नहीं होता है, ब्लैंक पेज होता है। और उसका इम्पोर्टेंस होता है कि जो बंदा है वो अपने आप को सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप पे एक लेटर भेजता है, उस पे जो फर्स्ट डे इशू स्टैम्प्स होती हैं वो लगाता है, तो उससे रिकॉर्ड बन जाता है कि द स्टैम्प वाज द फर्स्ट इशू, और उसकी वैल्यू ग्रेटली इंक्रीज हो जाती है। अब जब वो अपनी स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा होता है तो उसको एक फर्स्ट डे कवर मिलता है जो उसको लगता है उसने कभी देखा नहीं है पहले। वो उसको खोलता है तो उसमें से उसको सैम की एक लेटर मिलती है। उस लेटर में पता चलता है कि सैम इज ऑल्सो इन द ईयर 1894 he too went found the third level, and उसने वहां पर जाकर अपना एक हे और ग्रेन बिजनेस सेटअप कर लिया। अब एक रियलिटी चेक आता है उसके बाद, जब वो पता करते हैं तो उनको पता चलता है कि सैम मिल नहीं रहा है। एंड इन द लास्ट फ्यू डेज सैम ने $800 वर्थ ऑफ ओल्ड करेंसी खरीदा था। अब ये पैसे काफी थे इन द ईयर 1894 टू सेट हिम अप इन अ गुड बिजनेस। अब अगर हम इसका कंक्लूजन, इसका थीम देखें तो ये एक कॉमन मैन की क्रेविंग फॉर पीस एंड सिक्योरिटी के ऊपर बेस्ड कहानी है। 1894 जो था वो बहुत पीसफुल था, सिक्योर था, सरीन था। देयर वाज रिलीफ फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। एवरीडे लाइफ जो थी वो बड़ी प्लेजरेबल थी। और जो थीम है वो यही है कि आज की दुनिया में लोग अनप्लेजेंट थिंग्स के साथ पीस नहीं कर पाते हैं, वो बहुत मुश्किल में हैं, देयर माइंड्स आर वेरी स्ट्रेस्ड एंड दे डिजायर टू एस्केप फ्रॉम दिस लाइफ। अब इस क्वेश्चन में जो इस चैप्टर में जो मेन क्वेश्चन बच्चों को तंग करता है वो यही क्वेश्चन है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था। अकॉर्डिंग टू द थीम ऑफ द चैप्टर, थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता था। ये सारे का सारा चार्ली का हैल्यूसिनेशन है कि वो थर्ड लेवल पे गया और उसको बाद में सैम की लेटर भी मिली। तो दिस इज ऑल हैल्यूसिनेशन ऑन हिज पार्ट। अगेन सैम थर्ड लेवल पे गया या नहीं गया, तो फर्स्ट डे कवर उसने कैसे भेजा, तो दिस इज अगेन ऑल हैल्यूसिनेशन। सैम टू वॉज लिविंग इन अ वर्ल्ड विच वॉज beset by war. सैम भी अपनी रियलिटी से एस्केप करना चाहता था, सो ही डिसअपियर्ड फ्रॉम दैट वर्ल्ड। वो कहीं शायद चला गया होगा या उसने कहीं पर छुट्टी के लिए गया होगा। ये चैप्टर में हमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, but according to the theme, both Sam and both Charlie wanted to escape from the world. हो सकता है सैम ने उसको लेटर भेजी हो, बट वो लेटर उस प्रेजेंट एरा की ही थी। इट डिड नॉट रिलेट टू अ पास्ट एरा। So I hope that you now have an understanding of the basic facts of the chapter, the basic story of the chapter. So let's start with the questions.
The very first question is, why do you think Charlie withdrew nearly all the money he had from the bank to buy old style currency? इसका मतलब है कि चार्ली ने अपने जितने भी पैसे थे बैंक से वो सारे के सारे क्यों निकाल लिए in order to buy the old style currency. इसका जो आंसर है वो बहुत सिंपल है. चार्ली को पूरा यकीन था कि he had reached the past era में ऑब्वियसली जो आज की वैल्यू है मनी की उससे कहीं ज़्यादा वैल्यू थी मनी की. अगर वो आज के टाइम की करेंसी को ओल्ड स्टाइल करेंसी में कन्वर्ट करवा लेता है तो उसको जितने भी पैसे मिलेंगे दैट विल सिक्योर हिज फाइनेंसेस फॉर द ईयर 1894. उसको ये भी था कि मैं अपनी वाइफ को और खुद को सपोर्ट कर पाऊंगा इस पैसे से if they are unable to return to the present day. Next question is, how would you evaluate Sam's character, elucidate any qualities and substantiate them with evidence from the text? अब इसका मतलब है कि सैम का कैरेक्टर कैसे था. हमारे को उसके कैरेक्टर ट्रेट्स के बारे में कोई भी दो क्वालिटीज बतानी है और उसको जस्टिफाई करना है. सब्सटैंशिएट मतलब उसको प्रूव करना है विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट. तो वेरी फर्स्ट क्वालिटी सैम की थी दैट ही इज इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल इन हिज फील्ड. उसको एज अ साइकेट्रिस्ट उसको पूरी तरह से पता था कि चार्ली को क्या प्रॉब्लम है. वो उसकी ही वॉज able to diagnose Charlie's condition very accurately. उसने कहा कि चार्ली ने जो थर्ड लेवल देखा है it is a form of escape of wish fulfillment from the stress and problems of our life and times. मतलब जो हमारे समय की स्ट्रेस है एंजाइटीज है उनसे एस्केप करने का ये जरिया है. सेकेंड क्वालिटी जो सैम की थी दैट इज स्केप्टिसिज्म. स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है आप किसी भी अजीब बात पे यकीन नहीं करते हो, आप उसको डाउट करते हो. थ्रू आउट द स्टोरी सैम हैड केप्ट अ रैशनल एटीट्यूड टुवर्ड्स चार्लीज क्लेम्स. चार्ली जब कहता था मैं थर्ड लेवल पे गया हूँ, मैंने वहां पे पोर्टल टू द पास देखा है, तो इस बात को सैम ने हमेशा डाउटफुली देखा. उसने हमेशा रैशनली ही सोचा कि ये तो उसका सिर्फ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है. उसने अपनी इस बात को साइकोलॉजिकल स्टेट के साथ कोलिंग करके कहा कि ये टाइम ट्रैवलिंग एडवेंचर नहीं है, ये तुम्हारे मन की दुविधा है, तुम्हारा साइकोलॉजिकल स्टेट है, इसीलिए तुम ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हो. एंड एट द हाउएवर जब आखिर में हम स्टोरी के एंड पे आते हैं तो हमारे को कहानी में बोला जाता है कि सैम ने भी खुद थर्ड लेवल ढूंढा and he himself traveled back to the time himself. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. हमारे को बिगनिंग ऑफ द स्टोरी में बोला जाता है that Sam is skeptical of Charlie's discovery of the third level. However, by the end of the story, the reader is told that he found the third level and traveled back in time. Now, the question related to this is, how would Sam diagnose himself? ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली थीम को सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट आपको अपना रैशनल जरूर देना है इन वॉट एवर वे यू आंसर दिस क्वेश्चन. तो हमारे को बिगनिंग ऑफ द स्टोरी में दिखाया जा रहा है कि सैम इज स्केप्टिकल ऑफ चार्लीज डिस्कवरी. वो चार्ली के बिलीफ को क्वेश्चन करता है that the third level is a portal to the past. But by the end of the story जब चार्ली को वो फर्स्ट डे कवर मिलता है तो पता चलता है कि सैम खुद थर्ड लेवल पे गया था एंड ही हैज ट्रेवल्ड बैक इन टाइम. तो इससे हमें अंदाजा होता है कि शायद जो सैम का स्केप्टिसिज्म था, डाउट था, वो एक बिलीफ में कन्वर्ट हो गया हो and he may have found it a reality that time travel is possible. अगर सैम खुद को डायग्नोज करेगा तो शायद वो इस बात को रिकग्नाइज करेगा कि जो उसका इनिशियल स्केप्टिसिज्म था, जो डाउट था, वो उसके रैशनल लॉजिकल माइंड का प्रोडक्ट था. बट एट द सेम टाइम वो ये भी एक्नॉलेज करेगा that curiosity and openness to new experiences
led him to discover the truth about the third level. उसकी खुद की क्यूरियोसिटी, द डिजायर टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स ने उसको थर्ड लेवल की डिस्कवरी में हेल्प किया. अब ये बात सैम बोल सकता है कि दिस एक्सपीरियंस मे हैव टॉट हिम टू कीप एन ओपन माइंड. हमें अपना दिमाग किसी भी पॉसिबिलिटी के लिए बंद नहीं करना चाहिए, उसको खुला रखना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें इनिशियली हमें इम्पॉसिबल लगती हैं या फिर अनलाइकली लगती हैं, हो सकता है कि वो भी पॉसिबल हों. The next question is, how did the world is the name of the newspaper जिसमें प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की लीड स्टोरी छपी थी. How did the world help Charlie to confirm his doubts regarding the existence of a third level? ये न्यूज़पेपर ने चार्ली को कैसे हेल्प किया कि जो उसके डाउट्स थे कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, इस बात को कंफर्म करने में. इसका आंसर ये है कि जब चार्ली थर्ड लेवल पे पहुंचा, ही वॉज वेरी कंफ्यूज्ड. बट थर्ड लेवल पे उसने देखा कि द वर्ल्ड न्यूज़पेपर न्यूज़ स्टैंड पे बेचा जा रहा है और उस पे लीड स्टोरी है अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड. अब वहां पे वो डेट तो वेरीफाई नहीं कर पाया था, बट ऑन रिटर्निंग टू हिज ओन वर्ल्ड, ही वेंट टू द लाइब्रेरी एंड ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर न्यूज़पेपर्स. उसमें उसको, क्योंकि उस टाइम पे, उस पीरियड में जिसमें चार्ली रह रहा था, उस पीरियड में द वर्ल्ड पब्लिश होना बंद हो चुकी थी. जब लाइब्रेरी में उसने पुराने न्यूज़पेपर्स ढूंढे, तब उसको पता चला कि वो जो लीड स्टोरी थी, इट हैड बीन पब्लिश्ड ऑन द डेट June 11 in the year 1894. Now this confirmed that he was actually back in the third level. Okay, the next question is, in his letter to Charlie, Sam writes, "Then I got to believing you were right." What could have made Sam begin to believe? अब आपको एक प्रिडिक्शन के लिए, एक अपने सोच को यूज करने के लिए कहा जा रहा है कि ऐसी कौन सी बात हुई होगी जिससे सैम को चार्ली की बात, दैट देयर इज अ थर्ड लेवल विच टेक्स अस टू द पास्ट, ऐसा कुछ रियलिटी में है. सिंपल सा ही आंसर है कि इनिशियली सैम ने चार्ली की बात को नहीं माना था. उसको लगता था कि थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन नहीं हो सकता. बट चार्ली का डिस्क्रिप्शन ऑफ 1894 उसके भी मन को बहुत अच्छा लगा, राइट? जिस तरह से वो लोग एक आइडियलिक लाइफ, IDYLLIC आइडियलिक लाइफ जीते थे, वो सैम को भी अट्रैक्ट कर रही थी. वो भी आपको पता होगा कि मॉडर्न टाइम ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी में जी रहा था. तो हो सकता है, पॉसिबल है कि ही टू मस्ट हैव गॉन टू सर्च फॉर द थर्ड लेवल और उसको मिल गया होगा, which led to his belief that the third level did exist. Question is, it is easy to judge others and give advice, but much more difficult to apply it to ourselves. Elaborate with reference to the character of Sam in the third level. इस क्वेश्चन का मतलब है कि दूसरों को जज करके एडवाइस देना बड़ा आसान है, पर जब खुद की बारी आती है तो हम वो एडवाइस फॉलो नहीं कर सकते. तो इस रेफरेंस के साथ हमें सैम के कैरेक्टर के बारे में एक्सप्लेन करना है या एलैबोरेट करना है. तो जब हम सैम की बात करते हैं, चार्ली ने सैम को, जब लुइसा और चार्ली ने सैम को बताया that Charlie had visited the third level at the Grand Central Station, तो सैम was quick to judge Charlie's claims. उसने कहा, उसने rational explanations दिए कि ये एक impossible phenomenon है, ऐसा नहीं हो सकता है. पर जैसे जैसे स्टोरी आगे प्रोग्रेस करती है, हमें पता चलता है कि सैम too began to have a change of heart. He became extremely fascinated by Charlie's obsession with the third level. उसने, जब चार्ली ने उसको डिस्क्रिप्शन दिया थर्ड लेवल का, जब उसको बताया कि लाइफ कितनी अच्छी थी 1894 में, तो सैम के भी मन में इच्छा जागी दैट इवन ही वांटेड टू लिव इन दैट काइंड ऑफ अ लाइफ. तो जैसे जैसे उसका चार्ली के ऑब्सेशन के साथ उसका भी फैसिनेशन बढ़ा,
तो वो सोचने लगा क्या चार्ली की बातें सही हो सकती हैं, कुड दे बी सम ट्रुथ टू हिज फ्रेंड्स क्लेम, एंड इवेंचुअली हमें ऐसा चैप्टर की स्टोरी इंडिकेट करती है कि सैम ने भी थर्ड लेवल डिस्कवर किया एंड ही ट्रेवल्ड बैक इन टाइम कंफर्मिंग चार्लीज बिलीफ इन द प्रोसेस, मतलब चार्ली का जो बिलीफ था उसको ट्रू प्रूफ किया। बट सैम की जो जर्नी है ये हमारे को एक पॉइंट हाईलाइट करती है कि हम दूसरों को एडवाइस तो बड़ी आसानी से देते हैं, हम उनको उन हमारे बिलीव्स उनकी लाइफ्स पे डाल देते हैं, बट कब मतलब हमारा रैशनल माइंड जो है, जो हमारे डाउट्स हैं वो हमें बोलते हैं टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है, बट क्या मतलब थर्ड लेवल पॉसिबल नहीं है, बट इज एनीथिंग इम्पॉसिबल? फिक्शन हमेशा आपको कहता है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, मतलब जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको नजर नहीं आ रही है वो हो नहीं सकती। लिटरेचर आपको सिखाता है, एस.टी. कॉलरिज ने अपनी पोएम की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जब आप लिटरेचर पढ़ते हो तो आपको अपनी इमेजिनेशन की आप एक दुनिया में जाते हो और उस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। आपको लिटरेचर पढ़ते हुए रियलिटी को, लॉजिकल थिंकिंग को बीच में नहीं लाना चाहिए। तो अगर हम ये सारी बातें सोचें, देन गोइंग टू द थर्ड लेवल, गोइंग टू द पास्ट, टाइम ट्रैवल, ये सब पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ हैं जो शायद हमें ना पता हो। एंड बट एट द सेम टाइम अगर हम सैम की बात करें तो उसके पूरे एक्शंस के साथ कि सैम को उसने क्या बोला, फिर खुद वो पास में चला गया, तो इससे क्लियर होता है कि हमें दूसरों को एडवाइस देना बड़ा आसान है, बट खुद वो एडवाइस फॉलो करना मुश्किल है। अब लास्ट की जो ये 2-3 लाइन्स मैंने ब्रैकेट में लिखी है, दिस इज अ वेरी शॉर्ट समरी ऑफ द एंटायर आंसर। उसने चार्ली को बोला दैट ही वॉज डिससैटिस्फाइड and Charlie was looking for an escape. The third level was only Charlie's imagination. But at the end of the story, it is revealed that for Sam also, he also was trying to escape and he also started believing in the third level, and thus he was able to go back to the past. The next question is based on his wife, Charlie's wife, Louisa. In the story The Third Level by Jack Finney, Charlie is obsessed with finding the third level in an attempt to thrash out matlab finally find out the truth once and for all. In an attempt to thrash out whether this obsession is a good quality or a harmful one, Charlie's wife expresses her thoughts in a diary entry. As Louisa, Charlie's wife, write this diary entry, support your response with reference to the story. और उन्होंने इस डायरी एंट्री को शुरू करने के लिए आपको तरीका भी बताया है। I have been married to Charlie for a few years now, and I have always known him to be an intelligent man with an imaginative mind. However, his recent obsession with finding the third level has dash. मतलब अब वो अपने आप के साथ रीजन करना चाहती है कि जो चार्ली का ऑब्सेशन है ये अच्छा ऑब्सेशन है या उसके लिए खतरनाक होगा, तो वो अपनी सारे थॉट्स एक डायरी एंट्री में लिखती है। तो आपने ये डायरी एंट्री लिखनी है ऑन बिहाफ ऑफ लुइजा। ड्यू टू पॉसिटी ऑफ स्पेस मैं डायरी एंट्री का फॉर्मेट प्रॉपरली नहीं बना पाई हूँ, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट अ डायरी एंट्री हैज टू हैव द डेट, द डे एंड द टाइम, एंड एट द एंड आपको अपना साइन भी करना होता है। नाउ हाउ डू यू स्टार्ट द डायरी, दैट हैज ऑलरेडी बीन गिवन इन द क्वेश्चन, तो आपने उसको कंटिन्यू करना है। तो शी इज टॉकिंग अबाउट हिज एक्साइटमेंट, हिज ईगरनेस टू फाइंड द थर्ड लेवल, बट वो क्वेश्चन कर रही है कि क्या ये एक्साइटमेंट अच्छी है या हार्मफुल है। तो अब इसमें अच्छा क्या है, चार्ली का जो ऑब्सेशन है, इट इज डिस्प्लेइंग हिज डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस इन अचीविंग हिज गोल्स। हमें उसका डिटर्मिनेशन और परसिस्टेंस दिखता है कि वो किसी भी लेंथ पे जा सकता है टू अनरावल द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ। ये जो क्वालिटीज हैं ये एडमायरेबल क्वालिटीज हैं जिसके कारण आई वॉज अट्रैक्टेड टू हिम। हाउएवर इसका जो बुरी बात है
कि उसके ऑब्सेशन ने उसको रियलिटी से डिटैच कर दिया। डिटैच करना मतलब अलग करना। अब वो बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है बिटवीन व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉट रियल। वो जितना भी उसके पास पैसा है, समय है, वो उस प्लेस को ढूंढने में लगा रहा है जो शायद एग्जिस्ट नहीं करती। और ये सिर्फ उसके लिए नहीं बट हमारी पूरी फैमिली के लिए हार्मफुल हो सकती है। अब शी इज रीजनिंग कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो शी सेज दैट शी अंडरस्टैंड्स दैट चार्ली इज फीलिंग ओवरवेल्म्ड बाय द स्ट्रेस एंड प्रेशर्स ऑफ हिज प्रेजेंट लाइफ। जो उस समय का लाइफ था उसमें बहुत स्ट्रेस था, बहुत प्रेशर था, बिकॉज इट वॉज आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इकोनॉमिक कंडीशन और ऑल सबकी बहुत खराब थी। तो सैम ने बताया था कि ये उसका कोपिंग मैकेनिज्म है, द वे दैट ही इज गोइंग टू कोप विद हिज स्ट्रेस एंड प्रेशर्स। बट मुझे लगता है, लुइसा इज सेइंग दिस, मुझे लगता है कि ये हार्मफुल है क्योंकि ये जो एस्केप है उसको अंडरलाइंग इश्यूज दैट ही इज इन स्ट्रेस उसको वो एड्रेस नहीं कर पा रहा है, उससे सामना नहीं कर पा रहा है। और चार्ली के ऑब्सेशन में सबसे बुरी बात है कि it has caused him to neglect his responsibilities. He has been absent from work and due to his absence उसका financial contribution होता है to the household वो नहीं कर पा रहा है। उसका ऑब्सेशन जो है उनके पर्सनल रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है और लुइसा को डर लगता है कि अगर चार्ली ऐसे ही चला तो उनके रिलेशनशिप में इररिपेयरेबल डैमेज हो जाएगा। अब फाइनली शी इज समिंग अप, शी सेज आई डोंट नो, हो सकता है जो एक हार्मलेस क्यूरियोसिटी थी वो एक हार्मफुल क्यूरियोसिटी बन चुकी है। she realizes that she loves him dearly, but at the same time she wants his obsession to stop because this obsession is affecting not only himself but all the people around him. तो इसमें मतलब आपने लुइसा का पूरे फीलिंग्स लिखने हैं कि वो अंडरस्टैंड कर रही है कि चार्ली किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, बट एट द सेम टाइम शी इज वरिड कि उसका ये जो ऑब्सेशन है वो चार्ली का पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ हर चीज को अफेक्ट करेगा। Question is, imagine that you are Louisa and Charlie has just informed you of his wonderful venture into the third level at the Grand Central Station. Compose at least one diary entry based on your feelings about the same with reference to subsequent events in the story, the third level. इसका मतलब है कि आपको आपके हस्बैंड चार्ली ने, मतलब आपको इमेजिन करना आप लुइसा हो और आपके हस्बैंड चार्ली ने आपको अभी अभी बताया है कि वो थर्ड लेवल देकर आया है एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और अब आपने अपनी फीलिंग्स के ऊपर कि हाउ डू यू फील अबाउट हिज डिस्कवरी, उसके ऊपर एटलीस्ट एक डायरी एंट्री बनानी है और आपने इसमें रेफरेंस डालना है विद वॉट एवर हैपन्स फर्दर सब्सिक्वेंटली इन द स्टोरी। डायरी एंट्री में लुइसा क्या लिखेगी? पहले तो वो अपना डिसबिलीफ लिखेगी दैट इट इज अ वाइल्ड स्टोरी। वाइल्ड स्टोरी का मतलब है कि ये बहुत झूठी कहानी है, बहुत इमेजिनेटिव कहानी है, इसमें सच्चाई नहीं हो सकती बिकॉज ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन या टर्मिनस पे थर्ड लेवल तो है ही नहीं, राइट। शी विल से दैट जब चार्ली ने उसको बताया तो उसको पहले तो लगा कि वो जोक कर रहा है, पर जब उसने अपनी पूरी थ्योरी बताई, उसने एविडेंस दिखाया, उसने ये भी बताया कि उसने ओल्ड स्टाइल करेंसी विड्रॉ किया है बैंक से, तो फिर आई वॉज फोर्स्ड टू थिंक, आई बिगैन टू वंडर इफ देयर कुड बी सम ट्रुथ टू इट, शायद इसमें कुछ सच्चाई हो। अब चार्ली इतना कन्विंस्ड है अबाउट द थर्ड लेवल के एग्जिस्टेंस के बारे में कि उसने हमारी जितनी भी सेविंग्स है उसको चेंज कर लिया है इनटू द ओल्ड स्टाइल करेंसी। अब आई एम ऑल्सो वरिड अबाउट अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बट एट द सेम टाइम द आइडिया ऑफ टाइम ट्रैवल ये मुझे इंट्रीग कर रहा है। इंट्रीग का मतलब बहुत एक वंडरफुल एक्सपीरियंस लग रहा है, मेरे अंदर डिजायर टू टाइम ट्रैवल, ये मेरे अंदर भी डिजायर पैदा हो रहा है। आई हैव द डिजायर टू टाइम ट्रैवल। और वो क्वेश्चन करेगी अगर ये ट्रू हुआ, क्या चार्ली वाकई पास्ट में गया था
एंड यू नो दिस इंट्रीग वर्ड ये आपको फर्दर बताएगा कि वो भी शी इज एनवियस ऑफ चार्लीज पैशन एंड बिलीफ। एनवियस मतलब उसका दिल करता है कि काश उसने भी ये एक्सपीरियंस किया होता। वो बोलेगी कि चार्ली अपने एक्सपीरियंस के लिए इतना श्योर है, अपने थियोरीज के लिए इतना श्योर है, बट मेरे अंदर थोड़े बहुत डाउट्स एंड फियर्स तो हैं। बट शायद मुझे उसकी तरह बनना चाहिए, दैट यू बिलीव इन समथिंग सो स्ट्रांगली दैट यू आर विलिंग टू रिस्क एवरीथिंग फॉर इट। फिर वो लास्ट में लिखेगी कि मुझे नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होता है, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि चार्ली की जर्नी जो है उसको थर्ड लेवल पे कहाँ लेकर जाएगी। हो सकता है इस बार आई टू विल बी एबल टू ट्रैवल थ्रू टाइम, एंड इन दिस वे you will end your diary entry. This question is, in the story The Third Level, Charlie wanted to go to Galesburg, Illinois in the year 1894. If you had an opportunity to go to another time and place, where would you like to go? Why? आप वहां पे क्यों जाना चाहोगे? And how would Sam analyze your choice of alternative time and place? अब बाजी जो है वो आपके ऊपर डाल दी गई है कि जैसे चार्ली गेल्सबर्ग इलिनॉइस में जाना चाहता था बिकॉज इट वॉज एन आइडलिक प्लेस, तो अगर आपको मौका लगेगा तो आप कहाँ जाना चाहोगे, किस टाइम पीरियड में किस जगह जाना चाहोगे और क्यों? आपने एक्सप्लेन करना है कि आप उस जगह पे क्यों जाना चाहते हो और आपके इस डिसीजन को सैम कैसे एनालाइज करेगा। आपका चॉइस ऑफ टाइम, आपका चॉइस ऑफ प्लेस को किस तरह से सैम एनालाइज करके एक्सप्लेन करेगा। जी, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर सब्जेक्टिव है। इसका मतलब है कि हर बंदे की अपनी डिजायर हो सकती है टू गो टू बैक टू सम प्लेस, टू सम एरा जिसके बारे में उसने हमेशा पढ़ा है। For me, going back to ancient Egypt during the reign of the Pharaoh, जब हम 11th में चैप्टर पढ़ते हैं डिस्कवरिंग टुट, तो जो टुटनखामेन की कहानी है, जो उस एरा उस पीरियड की कहानियां हैं, वो बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। इजिप्ट का जो रिच हिस्ट्री एंड कल्चर है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है और मैं देखना चाहूंगी कि पिरामिड्स किस तरह से कंस्ट्रक्ट होते थे, उनके टेम्पल्स कैसे थे, ये सब मैं फर्स्ट हैंड देखना चाहूंगी। सो दिस इज माई डिजायर, बट यू कैन ऑलवेज से वाई डू यू वॉन्ट टू गो बैक टू सम अदर प्लेस। अब सैम किस तरह से मेरी चॉइस को एनालाइज करेगा, यहाँ पे वो खुद इंट्रीग्ड होएगा about the idea of time travel. He will be intrigued that is it possible to go back to the to the reign of the Pharaohan kings and queens, Egyptian kings and queens. फिर वो हो सकता है मुझे पूछे, he may talk to me about the historical significance of ancient Egypt, और मैं वहां पे जाकर क्या गेन करने की उम्मीद रखती हूँ, why do I want to witness his first hand, इसके बारे में वो मुझे क्वेश्चंस पूछे। वो मुझे फर्दर क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि मैं एक ऐसा एरे में जा रही हूँ, एक ऐसी टाइम पीरियड में जा रही हूँ, एक ऐसी जगह पर जा रही हूँ जहाँ पे पोटेंशियल डेंजर्स हो बिकॉज ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस। टाइम डिफरेंट हो गया है, कल्चर डिफरेंट हो गया है, तो मेनी डेंजर्स कुड बी वेटिंग फॉर मी। अगेन इवन द प्रेजेंट एरा 2024 जो टाइम पीरियड है इसमें बहुत कुछ हो रहा है, पीपल आर एट अनरेस्ट, दिस इज ऑल्सो टाइम ऑफ एक्सट्रीम स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो हो सकता है सैम भी मुझे क्वेश्चन करे कि तुम वाकई जा सकते हो वहां पे, कहीं तुम अपने रियलिटी से एस्केप करने के लिए तो नहीं वहां जाना चाहते। तो ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं व्हेन सैम क्वेश्चंस मी और एनालाइजेस मी फॉर व्हाई डू आई वांट टू गो टू एन ऑल्टरनेट टाइम एंड प्लेस। ये जो क्वेश्चन है ये छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मार्क का एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आई हैव नॉट इंक्लूडेड द एक्सट्रैक्ट बिकॉज क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट था। सो ओके, द क्वेश्चन इज complete the given sentence appropriately. Unlike the two levels that have a stack of timetables to prove their existence, the third level has dash. स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स मतलब टाइम्स, किस टाइम पे ट्रेन आएगी, किस टाइम पे ट्रेन जाएगी, किस प्लेटफॉर्म पे आएगी, कौन सी ट्रेन आएगी, तो ये पूरा टाइम टेबल का स्टैक है
for the 2 levels at the Grand Central Station. But थर्ड लेवल के मतलब थर्ड लेवल के पास क्या है? तो थर्ड लेवल के पास द आंसर इज इट हैज नो एक्चुअल प्रूफ. There is no physical evidence that anything is happening or even that the third level is existing. अब ये जो थर्ड लेवल का अकाउंट है ये नरेटर का पर्सनल अकाउंट है और किसी ने भी थर्ड लेवल आज तक वहां पर देखा नहीं है. जो थर्ड लेवल का एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ नरेटर की इमेजिनेशन में है. तो अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप ये तीनों पॉइंट्स लिख दो. अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है देन यू कैन राइट एनी 1 पॉइंट. Let us now discuss some extract based questions. The first extract is, he said it was a waking dream wish fulfillment. He said I was unhappy. That made my wife kind of mad. But he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it, and that I just want to escape. Well, who doesn't? Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. Now this is an extract from the time period from the जब चार्ली ने सैम से बात करके उसकी बातों को एनालाइज किया, उसकी बातों के बारे में सोचा, तो वो जब सैम ने उसको बताया कि वो उसका सिर्फ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, ही डिड नॉट एक्चुअली विजिट द थर्ड लेवल, तो ये वाला एक्सट्रैक्ट है. तो अब इस एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, based on the extract what does the narrator think about the psychiatrist's opinion. तो इसका आंसर है कि नरेटर उसकी ओपिनियन के साथ एग्री नहीं करता. नरेटर को लगता है कि एस्केपिज्म एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि उसने जो कुछ भी थर्ड लेवल पे देखा, बिकॉज एवरी पर्सन वांट्स टू एस्केप but no one ends up at the third level on the third level at the Grand Central Station. लोगों में उस टाइम के पीरियड में हर कोई अपनी लाइफ से एस्केप करना चाहता था, बट थर्ड लेवल पे तो कोई नहीं पहुंच पाया. एंड देयरफॉर ड्यू टू ऑल दीज रीजंस द नरेटर इज नॉट कन्विंस्ड बाय द एक्सप्लेनेशन. Extract is, yes, I've taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine among others. I told him about the third level at the Grand Central Station and he said it was a waking dream wish fulfillment. He said I was unhappy, that made my wife kind of mad. तो इस एक्सट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन करना है, आपको क्वेश्चन दिया गया है, complete the following with reference to Charlie's decision to talk to a psychiatrist. The usage of the word obvious in obvious steps suggests what? आपको रेफरेंस लेना है टू चार्लीज डिसीजन टू टॉक टू हिज फ्रेंड द साइकियाट्रिस्ट, और आपने उस रेफरेंस को यूज करना है बताने के लिए द यूजेज ऑफ द वर्ड ऑब्वियस. वो ऑब्वियस के थ्रू क्या कहना चाह रहे हैं. So the answer is that the word obvious is suggesting that seeking professional advice is a common or expected course of action in response to unusual experiences. जब हम कोई लाइफ में अजीब सी दुर्घटना हमारे साथ होती है, कोई ऐसी बात होती है जिसका हमें कोई जवाब नहीं मिलता है, तो उसके लिए प्रोफेशनल एडवाइस लेना कॉमन एक्शन है. इट्स एन एक्सपेक्टेड कोर्स ऑफ एक्शन. ये बड़ा कॉमन है, इसमें कोई अजीब बात नहीं है. देन टॉकिंग टू अ साइकियाट्रिस्ट इज अ लॉजिकल एंड वाइडली एक्सेप्टेड चॉइस. आजकल हर कोई साइकियाट्रिस्ट से बात करता है जब उनको मेंटल स्ट्रेस होता है, एंड इट इज वाइडली एक्सेप्टेड. पुराना जमाना नहीं है जहाँ पे लोगों को साइकियाट्रिस्ट से बात करने का मतलब होता था कि दे हैव बिकम मेंटल. सोसाइटल और कल्चरल नॉर्म्स ने साइकियाट्रिस्ट से बात करना हेल्दी माना है. उसको आपका आप उसको चैलेंज नहीं करता है अभी कोई भी, सब एक्सेप्ट करते हैं that talking to a psychiatrist is actually good for your mental health. It does not mean that you have become mad. इसी एक्सट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ कैन वी से द साइकियाट्रिस्ट's diagnosis of Charlie's encounters as a waking dream wish fulfillment was insightful in understanding the complexity of Charlie's experience.
इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो साइकेट्रिस्ट ने चार्ली का डायग्नोसिस किया कि वो जो उसने जो देखा, जो एनकाउंटर किया, वो सिर्फ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट का मतलब होता है जागते हुए सपना देखना, और वो सपना क्या है, आपकी विश फुलफिल करने का तरीका है। वो जो मतलब ये जो डायग्नोसिस था साइकेट्रिस्ट का, ये इनसाइटफुल था। इनसाइटफुल मतलब गहरी अंडरस्टैंडिंग रखता था कि चार्ली ने क्या और क्यों एक्सपीरियंस किया है, उसके पीछे की रीजनिंग क्या है, वो साइकेट्रिस्ट को अच्छे से समझ में आई थी। तो यस, ये आंसर में दिस डायग्नोसिस is attempting to provide a psychological explanation for Charlie's extraordinary experience. ये जो डायग्नोसिस है ये चार्ली के सबकॉन्शियस में माइंड में इट्स अ जर्नी, इट इज डेल्विंग इनटू हिज सबकॉन्शियस माइंड, और चार्ली की डिजायर, चार्ली का यर्निंग फॉर अ डिफरेंट रियलिटी, वो यर्निंग जो है, वो डिजायर जो है, उसके ड्रीम्स में, उसके वेकिंग थॉट्स में, जागते हुए जो वो सपने देख रहा है, उसमें मैनिफेस्ट हो रहे हैं, जिसके कारण उसको लग रहा है कि उसका जो ड्रीम है वो ड्रीम नहीं है, एक सच्चाई है। Question from the same extract is, what is the narrator assuming that the reader is thinking when he says the above line? नरेटर क्या एज्यूम कर रहा है, चार्ली क्या एज्यूम कर रहा है रीडर के बारे में जब वो चार्ली की ये लाइंस पढ़ता है? तो अकॉर्डिंग टू चार्ली, द रीडर, चार्ली के एजम्पशंस के हिसाब से रीडर शायद ये सोचे कि चार्ली पागल हो गया है, या फिर रीडर ये क्वेश्चन करेगा उसकी सेंस ऑफ रियलिटी के बारे में कि मतलब वाकई ही उसने ये एक्सपीरियंस किया है या इट वाज जस्ट अ हैल्यूसिनेशन। इसी एक्सट्रैक्ट से नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्लीट द फॉलोइंग विद एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। If Charlie's wife's reaction implies a sensitivity to the suggestion of marital unhappiness, then her becoming kind of mad can be viewed as. इसका मतलब है अगर चार्ली का रिएक्शन, चार्ली की वाइफ का जो रिएक्शन था वो शी वॉज सेंसिटिव अबाउट द फैक्ट कि उसके मैरिटल लाइफ में अनहैप्पीनेस है, दैट इज वाई शी रिएक्टेड इन दिस मैनर। तो उसका पागलों की तरह बिहेव करना, इस चीज को हम कैसे व्यू करेंगे? क्या हम बोलेंगे कि वो डिफेंसिव स्टैंस है, या हम बोलेंगे कि प्रोटेक्टिव मेजर है, या इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न, या इट इज एन assertion ऑफ प्राइवेसी? नाउ द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, it is a defensive stance. Why can't we say that the other options are right? Because option B imply करता है a proactive action that is taken to safeguard against potential harm. कुछ होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, उससे आप अपने आप को प्रोटेक्टिव करते हो। जब कुछ हो चुका है और उससे आप बचना चाहते हो, तो वो डिफेंस होता है, वो प्रोटेक्शन नहीं होता है, राइट? तो जो वाइफ का रिएक्शन है वो जनरली इट्स अ जजमेंट, इट्स अ परसीव जज, इट्स अ रिस्पॉन्स टू अ परसीव जजमेंट। कोई आपके ऊपर जजमेंट निकाल रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्स है, इट इज नॉट अ प्रोटेक्टिव मेजर, मतलब इसीलिए बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। जो सी ऑप्शन है वो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहा है द फ्रेज काइंड ऑफ मैड विच इज अ डिफेंसिव रिएक्शन, तो इसीलिए सी ऑप्शन भी रॉन्ग है। डी ऑप्शन जो है वो शायद किसी हद तक सच्चाई हो सकता है, बट अगेन वो काइंड ऑफ मैड, जो इमोशनल टोन है बिहाइंड काइंड ऑफ मैड, उसको कैप्चर नहीं करता। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज डिफेंसिव स्टांस। Next question from the same extract. Which textual clue suggests that Charlie didn't just consult his psychiatrist friend? इस पैराग्राफ में, इस एक्सट्रैक्ट में आपको ऐसा कौन से वर्ड्स हैं जो बताते हैं कि चार्ली ने सिर्फ सैम से, अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड से बात नहीं की, हो सकता है उसने किसी और से बात की, एंड द आंसर इज अमंग अदर्स। येस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, दैट इज मैंने बहुत लोगों से बात की है, उनमें से साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड जो था, ही वॉज वन ऑफ देम।
Now we have reached the last few slides and already ये questions या तो मैंने पहले discuss कर लिए हैं या जब मैं summary बता रही थी तो उसमें cover कर लिया है, इसलिए मैंने answers नहीं यहाँ पे लिखे हैं. I'll be just discussing the answers with you. So the first question is, how did Sam's mail reach Charlie? तो पोस्टमैन नहीं देने आया था. चार्ली अपनी स्टैम्प कलेक्शन देख रहा था, उसमें उसने सडनली फर्स्ट डे कवर देखा जो उसने पहले नहीं देखा था. When he opened the first day cover, he found Sam's letter inside that cover. Okay. So the second question is, what made Louisa, Charlie's wife, believe that the third level was a reality? इनिशियली जब चार्ली ने उसको बताया तो वो चार्ली के ऊपर डाउट कर रही थी. उसको लगा कि सैम का जो एनालिसिस है वो सही है. चार्ली अपनी लाइफ से एस्केप करना चाहता है, सो ही हैज इमेजिन्ड द थर्ड लेवल. बट जब उनको सैम का लेटर मिला इन द फर्स्ट डे कवर, तो जो सैम ने लिखा था उसको लगने लगा कि शायद चार्ली सही होगा. एंड व्हेन फाइनली दे फाउंड दैट सैम हैड डिसअपीयर्ड एंड उसका जो लास्ट नोन वेयर अबाउट्स थे, ही हैड changed $800 into old currency. So that was the time she started believing that Charlie may have been right about the third level. Okay, next question. What did the psychiatrist think about Charlie's stamp collection? Why did Charlie not agree with him? जब चार्ली ने सैम को बताया that he had been to the third level, तो सैम ने डायग्नोस किया था that you are probably suffering from waking dream wish fulfillment, right? और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज आप स्ट्रेस में हो, आप इस अपनी लाइफ से एस्केप करना चाहते हो, तो इसीलिए आपने हैलुसिनेट करना शुरू किया. फिर उसने इस एस्केप को उसके स्टैम्प कलेक्शन के साथ भी कोलिंग किया कि जो तुम स्टैम्प कलेक्शन भी कर रहे हो, दैट इज एन एस्केपिस्ट हॉबी. अब चार्ली ने उसकी इस बात पे एग्री नहीं किया. उसके पीछे उसने रीजन ये दिया कि मेरे ग्रैंडफादर एक आइडलिक वर्ल्ड में थे जब उनकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं था. ही वॉज कंप्लीटली फ्री टू डू एज ही वॉन्टेड. तो उनके लिए अगर वो स्टैम्प कलेक्टर थे तो वो किस चीज से एस्केप कर रहे थे. Then the same thing is said for Roosevelt also. कि Roosevelt was also into philately and he was not an escapist. तो ये दो examples देके चार्ली ने बोला that he did not agree with him that stamp collection is an escapist hobby. Okay. Now the next question is, describe Galesburg of 1894 with reference to the third level. Okay. तो इसमें सैम ने गेल्सबर्ग के लिए कहा कि वो एक वंडरफुल टाउन है. इट इज फुल ऑफ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस. उनके आगे लॉन्स हैं. देयर आर ट्रेमेंडस ट्रीज, ह्यूज ट्रीज हैं जिनके ब्रांचेस ऊपर मिलते हैं एंड दे फॉर्म अ काइंड ऑफ अ रूफ ओवर द स्ट्रीट्स. 1894 में जो समर इवनिंग्स थी, they were twice as long as the evenings these days. और उस टाइम पे लोग क्या करते थे? They would sit out on their lawns. The men would smoke cigars and talk quietly. The women would wave palm leaf fans and fireflies would be flying all around. Basically, he's describing a peaceful world when the First World War was 20 years away and the Second World War was 40 years away. वो एक idyllic, again I'm repeating the spelling of idyllic, IDYLLIC. जो गेल्सबर्ग ऑफ 1894 था वो एक आइडिलिक प्लेस था जहाँ पे इंसान अपनी लाइफ को एंजॉय करता था, पीसफुली रहता था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड चार्ली ऑफन गेट लॉस्ट ऑन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के लिए चार्ली ने कहा है कि वहाँ पे कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन होती थी. उसने उसके लिए एक सिमिली यूज किया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो था, इट वॉज लाइक द रूट ऑफ अ ट्री, रूट्स ऑफ द ट्री. पता नहीं कब कहाँ से नया रूट निकल आए, कब कहाँ से वो नया टनल बना दे, नया लेवल बना दे, कुछ पता नहीं चलता था. कब नया डोर बन जाता था, नया रास्ता बना देते थे. So this was the reason he would often get lost on the Grand Central Station.
वो काफी एग्जाम्पल्स देते हैं कि मैं कई बार यहाँ से निकलता था तो वहां से पहुंच जाता था, वहां जाता था तो यहाँ से निकल पड़ता था। तो ही सेइंग, मतलब जो बेसिक व्हाट ही सेइंग इज दैट वहां पे कंटिन्यूस थ्रू आउट द ईयर कंस्ट्रक्शन होती थी, एंड न्यू टनल्स, न्यू डोर्स, new pathways would be continuously constructed at the Grand Central Station, and therefore he would often get lost. Okay. Next question. What would you describe as your waking dream wish fulfillment? Explain. अब ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये हर बच्चे का अपना ड्रीम हो सकता है। आप क्या अपनी लाइफ में ड्रीम करते हो? फॉर मी माई वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट वुड बी a cool hilly place where people are not around me, a cup of coffee in my hand and one of my favorite books. So that is my waking dream wish fulfillment. So आपने भी उसी तरह से आपने एक्सप्लेन करना है। And why do I want this? Because everyone wants peace in their life. Everyone wants a quiet time जहाँ पे वो अपने thoughts के साथ रह सके. So that is my waking dream wish fulfillment. Question is, the modern world, as has been said, is full of stress, anxieties, and worries for innumerable things. In the face of these stresses, we want an escape, as did Charlie from the story, The Third Level. Charlie's escape, however, is the past. Now, you have read the given lines in a journal. Write what do you think about the given opinion. अब पहले की 3 लाइंस में हमें बोल रहे हैं कि जो आजकल की दुनिया है, इट इज फुल ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी एंड वरीज फॉर इनन्यूमरेबल थिंग्स। बहुत बातें हैं जो हर किसी को, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, जो उनको स्ट्रेस देता है, परेशान करता है, एंशियस करता है, वो पूरा टाइम चिंता में रहते हैं। और इन स्ट्रेसेस के चलते हम सब एस्केप चाहते हैं, जैसे चार्ली चाहता था। बट चार्ली का जो एस्केप था वो पास्ट था, वो पास्ट में जाना चाहता था। आपका ओपिनियन क्या है? तो आपको उन्होंने आपका ओपिनियन मांगा है, और अपनी अपनी फीलिंग्स, अपना एक जो भी आपके मन में है उसको जर्नल फॉर्म में लिखना है। नाउ व्हाट इज अ जर्नल? अ जर्नल इज काइंड ऑफ अ डायरी एंट्री ओनली। जर्नल एंट्री बोलो या डायरी एंट्री बोलो, इट इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग। तो उन्होंने आपको क्यू दे दिया है कि आप कैसे बिगिन करोगे। द क्यू इज, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ फियर, insecurity, war, worry and stress, and all of us want to escape from it. जब अब आप इसके आगे अपनी feelings लिखोगे, in the modern world there is no escape from stress. Continuously in whatever environment we are trying to escape from the problems of our life. Even in the chapter Third Level, we saw that Charlie was living in an era after the Second World War, when life had become very, very doubtful, very insecure. He couldn't tolerate the stress, the anxieties, and so he escaped to a dream world where he imagined that he had reached the third level, and he wanted to buy tickets to an era which had been described by his grandfather as being idyllic. Similarly, अब हमने चैप्टर का रेफरेंस दे दिया। मैं हर बार बोलती हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस में चैप्टर का रेफरेंस जरूर देना है। तो आपने पहले चार्ली का रेफरेंस दे दिया, अब उसके बाद अपना रेफरेंस दो। Similarly, when we think about the problems we are facing, we too want to escape to a world where none of these problems exist. All of us fantasize about a place where we can do what we want to do without any kind of tension, without any kind of worry. Then you can describe that place, and you can end your, journal by saying that I just hope that Charlie, who wanted to escape to the past, was dreaming of I had a dream which was unattainable, but my dream to go to a place where I can relax is not unattainable, and that I'm able to achieve it as soon as possible. इस तरह से, क्योंकि ये डायरी है, एक जर्नल है, तो आप अपनी फीलिंग्स लिख सकते हो, और इस तरह की राइटिंग में आपको चांसेस ऑफ गेटिंग वेरी गुड मार्क्स जो होते हैं वो बहुत हाई होते हैं।
बिकॉज इस आंसर में कुछ राइट या रॉन्ग नहीं है, आपकी फीलिंग्स है, आपका विश है, तो उसमें आप लिख सकते हो, बट हाँ, रेफरेंस टू द चैप्टर शुड ऑलवेज बी देयर. Okay, going on to the next question. Apparent illogicality sometimes turns out to be a futuristic projection. अब ये लाइन देख के ना बच्चे डर जाते हैं कि पता नहीं इसमें क्या तोप लिखा हुआ है, बट एक्चुअली ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर है. इलॉजिकलिटी का मतलब होता है इलॉजिकल होना. कई बारी हम इलॉजिकल बातें करते हैं जिससे लोगों को लगता है कि ये पागल हो गया है, इसको अकल नहीं है, ये पता नहीं किस दुनिया में रह रहा है. ये थोड़ी ना पॉसिबल है. जो चीजें पॉसिबल नहीं होती है हमारी सोच के हिसाब से, हम उसको इलॉजिकल बोलते हैं. बट कई बारी ये इलॉजिकल जो बातें होती हैं ये फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन होता है. फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन का मतलब है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर को डिनोट करता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी गो बैक टू द एरा ऑफ 1970. 1970 में किसी ने सोचा था कि एक ऐसा फोन होगा जिसमें हम अब्रॉड बैठे हुए लोगों के साथ फेस टू फेस बातें कर पाएंगे. किसी ने फैक्स मशीन के बारे में सोचा था कि आप पेपर यहाँ से डालो और कहीं और पर आप उस पेपर को रिसीव कर सकते हो उसी टाइम पे. किसी ने इंटरनेट के बारे में इतना सोचा था कि इंटरनेट इतना कॉमन होएगा कि आप बटन प्रेस करोगे और आपको दुनिया भर की खबर, दुनिया भर से नॉलेज एक ही बटन के प्रेस से मिल जाएगी. अगर उस टाइम पे कोई बोलता, 1970 में कोई इंटरनेट की बात करता या मोबाइल फोन की बात करता, तो हम उसको बोलते कि ये कंप्लीटली इलॉजिकल बातें कर रहा है. ऐसे थोड़ी ना हो सकता है. अगर हम और पीछे जाएं, 1940 में जाएं, तो जब गोल्ड का रेट अगर हम बात करें तो उस टाइम पे 1940 में इट वुड हैव बीन अराउंड 240-250 रुपीज पर 10 ग्राम्स. अगर आज की हम बात करें देन 10 ग्राम्स इज 60,000 रुपीज. कोई सोच सकता था कि उस टाइम का 250 रुपीज का 10 ग्राम्स आज के 60,000 बन जाएगा? उस टाइम पे कोई बोलता कि सोने का रेट 60,000 हो जाएगा, तो वो बोलते कि इलॉजिकल बातें कर रहा है. बट ये फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन है. कई बार ऐसे हो जाता है, हम कोई बात करते हैं पास्ट में जो फ्यूचर में चलकर पॉसिबल होती हैं. तो उसी तरह से अब हमने ये पॉइंट जब समझ लिया है, तो अब हमें इसे थर्ड लेवल के साथ कनेक्ट करके डिस्कस करना है. तो अब थर्ड लेवल में फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन क्या है? दैट इज टाइम ट्रैवल. आज हमें लगता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है. हम ना तो पास्ट में जा सकते हैं ना फ्यूचर में जा सकते हैं. बट हु इज टू से व्हाट कैन हैपन? हो सकता है कि टाइम ट्रैवलिंग मशीन आ जाए. एनीथिंग इज पॉसिबल. किसी ने सोचा था हम चांद पे जा सकते हैं, हम ग्रहों पे जा सकते हैं, बट हम जा रहे हैं ना. हमारे जो सैटेलाइट्स हैं वो मार्स तक भी पहुंच गए हैं. सो हु इज टू से व्हाट कैन बी पॉसिबल एंड व्हाट कैन नॉट बी पॉसिबल. Okay, next question. Philately helps keep the past alive. Discuss other ways in which this is done. What do you think of the human tendency to constantly move between the past, the present and the future? अब इस क्वेश्चन के लिए मैंने थोड़ा सा आंसर इंक्लूड कर दिया है क्योंकि ये पहले मैंने डिस्कस नहीं किया था. Philately is an art of collecting stamps that transports us into the real past. अब ये चैप्टर में भी सैम ने यही बात चार्ली को बोली थी. अब ये इट इज अ वेरी कॉमन एंड इफेक्टिव मेथड टू कीप द पास्ट अलाइव. और इस तरह की बहुत सारी हॉबीज हैं लाइक कॉइन कलेक्टिंग, न्यूज़पेपर्स, कार्टून क्लिपिंग एक्सेट्रा, जो हमारी इसको इन एक्टिविटी से हमारे लिए पास्ट जो है वो हमेशा जिंदा रहता है. वो हमारी मेमोरीज को रिवाइव करता है और हम अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट के साथ कंपेयर करते रहते हैं. हमें नॉस्टैल्जिया होता है, हम पुरानी खुशियों को दोबारा फील करते हैं. अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द ह्यूमन टेंडेंसी टू कॉन्स्टेंटली मूव बिटवीन द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर? इंसान की टेंडेंसी क्यों है कि वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में घूमता रहता है? हम प्रेजेंट से सेटिस्फाइड नहीं है. हमारा जो प्रेजेंट है
वो बड़ा इनसिक्योर है, बड़ा अनसर्टेन है। जो पास्ट है वो बहुत अच्छा था। हु डजंट वांट टू गो बैक टू द चाइल्डहुड? लाइफ वाज सो इजी, जो भी डिसीजंस थे मम्मी पापा लेते थे। हमारा तो काम होता था स्कूल जाना, स्कूल से आके हंसी मजाक करना, खेलना, होमवर्क करना और सो जाना। वी वर नॉट बॉदर्ड अबाउट द फ्यूचर व्हेन वी वर चिल्ड्रन। तो प्रेजेंट में हम जब बचपन की बातें सोचते हैं, देयर इज नॉस्टैल्जिया, काश जिंदगी ऐसी होती। प्रेजेंट इतना इनसिक्योर है तो हमें चिंता भी होती है कि फ्यूचर में क्या होगा। दिस इज द ह्यूमन टेंडेंसी नॉट टू लिव इन द प्रेजेंट। वी कैन नॉट एंजॉय द प्रेजेंट। हम ये नहीं सोचते हैं कि जो प्रेजेंट है आज वो पास्ट बन जाएगा। बिफोर इट बिकम्स द पास्ट, लेट अस एंजॉय एज मच एज वी कैन। We cannot go to the past and we cannot secure our future. So why not enjoy the past? तो इस तरह से आपको ये आंसर कर सकते हो। Next question, how did Charlie reach the third level of Grand Central? How was it different from the other levels? Charlie बहुत जल्दी में था, he wanted to reach home, he wanted to go back home to his wife, तो he decided to go by the Grand Central station. वहां पर he was hurrying along and before he knew it he had entered some tunnel which he had never seen before. ऑलरेडी पिछले आंसर में आपको बताया कि वहां पे ग्रैंड सेंट्रल में कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन होता था, तो पता ही नहीं चलता था कहाँ से नया पाथवे बन जाए। बट इस टनल के एंड पे जब चार्ली पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सीन पूरा डिफरेंट हो गया था। वहां पे टिकट विंडोज बहुत कम थी, देवर मेड ऑफ वुड। वहां पे गैस लाइट सी, जो कपड़े पहने हुए थे लोगों ने देवर फ्रॉम द 19th सेंचुरी। जो वहां पे रेलवे इंजन था वो स्टीम इंजन था, इट वाज नॉट द इलेक्ट्रिकल इंजन। उन्होंने वहां पे द वर्ल्ड का न्यूज़पेपर देखा जो आज के टाइम पे पब्लिश होना बंद हो गया था। वहां पे ब्रास पिटून्स थे। ब्रास पिटून्स का मतलब होता है a kind of a vessel where people who want to spit वो उस पिटून के अंदर फेंक सकते थे। तो इट वॉज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। Okay, last question is, the modern consumerist world is full of fear, insecurity, stress and war. What are the ways in which either we try to combat or attempt to overcome them? अब ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है कि हम अपने वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड को जो पूरा फियर, इनसिक्योरिटी, स्ट्रेस और वॉर से भरा हुआ है, हम इसको कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं। कॉम्बैट का मतलब है ओवरकम कर सकते हैं। तो इसके लिए मतलब मोस्ट अगर हमें चैप्टर के साथ कोलिंग करना है तो हमें बेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट की ही बात करनी पड़ेगी कि हमारा प्रेजेंट इतना इनसिक्योर है कि हम पास्ट में जाना चाहते हैं। हम सबका ड्रीम है फॉर सम स्पेशल काइंड ऑफ लाइफ, हम उसमें जाना चाहते हैं। दे हैव बिकम ways in which we can attempt to overcome the modern insecurities, the insecurities of the modern life, right? तो already ये पूरा chapter जो हमने discuss किया है उन्हीं points को लेकर आप ये last question भी discuss करोगे। So with this we come to the end of the video. क्या आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा? मैंने कोशिश की है टू क्लैरिफाई एज मेनी डाउट्स एज आई कैन, टू गिव यू हिंट्स हाउ टू अपीयर फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपको अच्छा लगा हो देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, तो जिससे मैक्सिमम बच्चों को फ़ायदा मिल सके। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड हैप्पी रिविजन। थैंक यू so much for giving me your valuable time.